नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 10वीं कक्षा की 8 अगस्त की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 15 है और आज की आपकी पहली वर्कशीट सामाजिक विज्ञान यानी कि राजनीति विज्ञान की है। जो टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी। पिछली कुछ क्लासों से हम सत्ता की साझेदारी के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं। हमने बेल्जियम पढ़ा, हमने श्रीलंका पढ़ा। तो बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न रूपों को देखा। बेल्जियम में संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया ताकि वहां होने वाले आपसी टकराहट को रोका जा सके। श्रीलंका में 1956 के कानून द्वारा बहुसंख्यावाद को बढ़ावा दिया, जिस कारण वहां तमिल बेगानापन महसूस करने लगे और वहां गृहयुद्ध छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात लिखी है। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि कैसे बेल्जियम में जो संविधान था उसमें ही बदलाव करने पड़े, तब जाके लोग वहाँ के खुश हुए। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि श्रीलंका में किस तरीके से तमिलों को ध्यान नहीं दिया, तो तमिल लोगों को ध्यान ना देने के कारण वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि वहाँ पे एक ही समुदाय जो था, जो सिंगली समुदाय था, वही अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। तो आगे बढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसके 4 कारण हैं। पहला है युक्तिपरक, मतलब क्या युक्तियां हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करता है। भाई अगर सभी को सत्ता मिलेगी, सभी को पावर मिल जाएगी तो झगड़ा कम होगा। और दूसरा है कि राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब एक स्थिति सामान्य रहती है हमेशा। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा मतलब वो लोकतंत्र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सरकार को वैधता प्राप्त होती है, मतलब सरकार इसमें वैलिड और लॉजिक हो पाती है, उसको वैलिडिटी मिलती है। लोग मानते हैं कि हाँ ये सरकार है, इसकी बात हमें माननी है। ये सरकार, ये हमारा नैतिक तर्क है। ये 4 तर्क हैं जिनको अगर हम समझें तो हमें समझ में आएगा कि हमें सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। अब इसके क्या स्वरूप हैं। तो सत्ता में साझेदारी के 4 स्वरूप हैं। पहला है ऊर्ध्वाकार वितरण। ऊर्ध्वाकार वितरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर, जैसे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय निकाय। जैसे हमारे यहाँ सबसे ऊपर बीजेपी, फिर उसके बाद आप दिल्ली में, और फिर एमसीडी। दूसरा है सत्ता का क्षैतिक वितरण, मतलब एक सीधाई में। तो विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो उन कानूनों का पालन करवाएगी, और न्यायपालिका जो उन पर न्याय दिलाने का काम करेगी कि भैया अगर कहीं पे किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको देखना पड़ेगा। फिर है आपका विभिन्न सामाजिक समूहों। ये तीसरा है सत्ता में साझेदारी का तीसरा स्वरूप, यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, बेल्जियम में भी एक सामुदायिक सरकार बनाई गई थी। फिर विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों या राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण, कि उनके बीच भी सत्ता का वितरण होना चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी का महत्व समझाइए। भाई क्या महत्व है सत्ता में साझेदारी का, क्यों होनी चाहिए। तो आपके सामने 4 कारण हैं सत्ता में साझेदारी के 4 महत्व। पहला पॉइंट, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करता है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और चौथा पॉइंट, सरकार को वैधता प्रदान करता है कि सरकार वैलिड है। तो ये आपके पहले आंसर के 4 पॉइंट्स हैं। लिख लीजिए इन 4 पॉइंट्स को फटाफट। चलिए आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लिया होगा इस वीडियो को। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या कीजिए। तो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, ये रहा आपका दूसरा आंसर। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। तो अगर आप पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हो तो आप लिख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार सबसे ऊपर होती है, उसके पास सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसी को दिए जाते हैं। राज्य सरकार जो राज्य की समस्याओं को समझाती है, और स्थानीय निकाय जो स्थानीय सरकार होती है, जो स्थानीय काम जो होती है वो सारे स्थानीय निकाय को दिए जाते हैं। फिर है सत्ता के शैक्षिक वितरण की व्याख्या कीजिए। तो ये तीसरे उत्तर हो जाएगा आपका।
शैक्षिक वितरण, बिल्कुल सही है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। फिर है चौथा प्रश्न है कि भारत में सत्ता की साझेदारी में कौन कौन से रूप अपनाए जाते हैं, तो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बेटा भारत में दोनों अपनाए जाते हैं, ये वाला भी मैं समझा दूं आपको कि भारत में ये वाला भी है और ये वाला भी है। सरकार इस तरीके से चलती है और बाकी जो कार्य हैं हमारे यहाँ न्यायपालिका वो इस तरीके से चलते हैं। तो आप लिखेंगे कि भारत में सत्ता की साझेदारी ऊर्ध्वाधर और शैक्षिक वितरण दोनों प्रकार से होती है। हमारी जो सरकार है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। लेकिन उसके अलावा जो हमारी बाकी काम करने वाले जो हिस्से हैं वो एक शैक्षिक वितरण में बटे हुए हैं, जिसमें आती है हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। और अगर आप सिंपल अगर उदाहरण भी लिखेंगे आप तो सरकार लिखिए कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार दिल्ली का एग्जाम्पल लिख लीजिए कि राज्य सरकार आपकी है, और तीसरी हमारा जो स्थानीय निकाय वो हमारी एमसीडी है जो भी बीजेपी की ही है। तो मुझे लगता है आप लिख लेंगे इस आंसर को। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों आज की अगली वर्कशीट पर, जो कि इंग्लिश की है। तो यहाँ फटाफट लिखिए ऊपर अपना नाम, अपनी टीचर का नाम। वर्कशीट कहती है लेट अस टॉक अबाउट पोएट्री। यू मस्ट हैव रेड मेनी पोम्स इन योर लैंग्वेज क्लास टिल नाउ। पोएम नहीं कहते, इस वर्ड को पोम कहते हैं। बट डू यू नो व्हाट इज पोएट्री? व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री गिवन बाय डिफरेंट पीपल? लेट अस सी व्हाट द ग्रेट राइटर्स एंड थिंकर्स ऑल हैड टू से अबाउट पोएट्री। तो पोएट्री जो है वो बहुत अलग अलग किस्म की होती है। अलग अलग लोग इस अलग अलग तरीके की पोएट्री को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ डेफिनेशन हम नीचे लिखी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं। पहली है एरिस्टोटल रिदम, लैंग्वेज एंड हार्मनी। तो एरिस्टोटल कहता है कि एरिस्टोटल के स्टाइल की पोएट्री में रिदम होना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए और हार्मनी होनी चाहिए। पोएट्री के अंदर एक इक्वेलिटी होनी चाहिए सारे एलिमेंट्स में। शेक्सपियर की जो पोएट्री है वो 2 लाइन पोएट्री होती है जो यूजुअली राइम होती है। विलियम वुड्सवर्थ जो पोएट्री लिखते हैं वो कहते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो बहुत पावरफुल इमोशंस वो पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कीट्स, जॉन कीट्स जो है, जीन कीट्स हैं, वो सेंशुअल इमेजरी मतलब बहुत ह्यूमनिस्टिक टच देके और पोएट्री लिखते हैं। टी.एस. इलियट ये भी एक पोएट हैं, उनके हिसाब से पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। तो इमोशंस से भागने का एक तरीका है। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी से एस्केप है। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर और आर्टिस्टिक राइटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू स्टिर अ रीडर्स इमेजिनेशन और इमोशंस। तो ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया है वो कहती है कि जो पोम होती है वो पढ़ने वाले के इमोशंस को हिला के रख देती है। जैसे बहुत सारी हिंदी पोम्स आपने पढ़ी होंगी जो आपको हमेशा याद रहती हैं। अधिकतर लोगों को वीर रस की कविताएं बहुत याद रहती हैं, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो कविताएं ऐसी कविताएं जो हम सबको हमेशा याद रहती हैं। तो इंग्लिश की पोएम थोड़ा कम याद रहती हैं। द पोएट डज इट केयरफुली बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग, सोल एंड रिदम। सम पोम्स सच एज नर्सरी राइम्स आर सिंपल एंड ह्यूमरस। तो वो कहता है कि कुछ जो बचपन में हमने नर्सरी राइम्स पढ़ी थी ना, जैसे मैंने अपने बच्चों ने पढ़ी थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो वो बचपन में जो पोइट्री हमने पढ़ी थी, जो राइम नर्सरी राइम्स पढ़ी थी, जैसे बाबा ब्लैक शीप वाली, तो वो हम सबको हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि पोएम में एक कंटेंट होता है जो आपको उस अपनी तरफ खींचता है और वो आपको हमेशा याद रहती हैं फिर। और वैसे भी बचपन में तो रंग बिरंगे चित्रों के साथ पोएम पढ़ी थी। अब देख लेते हैं ये जो पोएम आज हमारे पास है सामने, उसमें लिखा है, वो पोएम है, नाउ रीड द फर्स्ट पोएम इन योर टेक्स्ट बुक, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस ये कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में ख़त्म होगी और कुछ कहते हैं बर्फ़ में। फॉर वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कहता है कि जिस तरीके से मैं देखता हूँ मुझे लगता है आग से ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। वो कहता है कि हो सकता है 2 बार हो जाए, पहले आग से फिर बर्फ़ से। आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो वो कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी, मतलब दुनिया के ख़त्म होने को लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएट्री लिखी है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है,
ये बेटा एक ही क्वेश्चन है आज आपके सामने, क्योंकि इससे आगे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ नहीं, बस 2 चित्र आपको दे रखे हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, और तो जो क्वेश्चन है, आप सीधा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है डू यू थिंक दिस इज अ पोम। यस, ये तो हमें पता ही है कि इट इज़ अ पोएम। कैसे, उन्होंने खुद ही लिखा है दिस इज द फर्स्ट पोम, पूछ क्यों रहे हैं। विच ऑफ द अबव मेंशन डेफिनेशन वुड इट फिट इनटू एंड वाई। तो कहते हैं कौन सी डेफिनेशन में फिट बैठेगा और क्यों। तो बेटा अगर मेरे से पूछो तो मेरे को इसमें क्या क्या दिख रहा है। फायर से मिलता जुलता वर्ड है डिज़ायर और फिर फायर। आइस से मिलता जुलता ट्वाइस और फिर आइस। हेट से मिलता जुलता वर्ड ग्रेट। तो मुझे लग रहा है इसमें राइमिंग तो है, मिलते जुलते वर्ड्स तो हैं, हारमनी भी है। देखिए हारमनी और ये सब किस में था, ये देखो रिदम और हारमनी दोनों एरिस्टोटल स्टाइल में है, तो लिख देते हैं कि एरिस्टोटल स्टाइल की पोइट्री है। ये आ गया आपके सामने। फायर एंड आइस इज डेफिनेटली अ पोम। इट क्लियरली, एक वर्ड यहां पे मिस हो गया बीच में, क्लियरली फिट्स, इट क्लियरली फिट्स इनटू, फिट्स लिख देता हूं एक बार, इट क्लियरली फिट्स इनटू एरिस्टोटल्स डेफिनेशन एज इट हैज अ रिदम टू इट with similar sounding words at the end which makes a rhyme like a fire, desire, etc. It has a harmonious tone also. तो ये बिल्कुल आपका आंसर है आपके सामने, लिख लीजिए। आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आज इतनी ही है और इसी के साथ आपकी सभी आज की वर्कशीट्स जो हैं वो ओवर हो गई। तो बच्चों हम आपसे मिलेंगे कल फिर दोबारा, कल की वर्कशीट्स के साथ। नहीं, कल तो नहीं मिलेंगे, कल संडे है, मंडे को मिलेंगे मंडे की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।